Nazism and the Rise of Hitler पार्ट 2 पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन। आर्थिक सुधार को हिटलर द्वारा अर्थशास्त्री हलमार स्केच को सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य राज्य द्वारा वित्त पोषित कार्य निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण उत्पादन और पूर्ण रोजगार था। इस परियोजना ने प्रसिद्ध जर्मन सुपर हाईवे और पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन का उत्पादन किया। हिटलर ने 1933 में लीग ऑफ नेशंस को खारिज कर दिया। 1936 में राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया और 1938 में एक लोग, एक साम्राज्य और एक नेता के नारे के तहत ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एकीकृत किया। और साथ ही स्केच ने हिटलर को पुनः शस्त्रीकरण में अत्यधिक निवेश न करने की सलाह दी, क्योंकि राज्य अभी भी घाटे के वित्तपोषण डेफिसिट फाइनेंसिंग पर ही चल रहा था। नाजी विश्वदृष्टि द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजियों को विश्वास की एक प्रणाली और प्रथाओं के एक समूह से जोड़ा जाता है। उनकी विचारधारा के अनुसार लोगों के बीच समानता नहीं थी, बल्कि केवल एक नस्लीय हायरार्की था। हिटलर का जातिवाद चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों से उधार लिया गया था। नाजी का तर्क सरल था, सबसे मजबूत जाति बच जाएगी और कमजोर लोग नष्ट हो जाएंगे। आर्य जाति सर्वश्रेष्ठ थी, जिसने अपनी पवित्रता बनाए रखी, वो और मजबूत हुई और दुनिया पर हावी रही। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेन्सराम या लिविंग स्पेस की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित है। हिटलर का इरादा पूर्व की ओर बढ़ते हुए जर्मन सीमाओं का विस्तार करना और सभी जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही स्थान पर केंद्रित करना था। नस्लीय राज्य की स्थापना। नाजी सत्ता में आए और जल्दी से शुद्ध जर्मनों का एक विशेष नस्लीय समुदाय बनाने के अपने सपने को साकार करना शुरू कर दिया। वे शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज चाहते थे। इच्छा मृत्यु कार्यक्रम के तहत हेमुत के पिता ने कई जर्मनों को मौत की सजा दी थी, जिन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य माना जाता था। जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, नागरिकों को पकड़ लिया और उन्हें दास श्रम के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया। नाजी जर्मनी में यहूदी सबसे ज्यादा पीड़ित रहे। नस्ल के सूडो साइंटिफिक सिद्धांतों के आधार पर हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और साल 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को आतंकित, कंगाल और अलग कर दिया और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। नस्लीय यूटोपिया द रेशियल यूटोपिया। नरसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पोलैंड को विभाजित किया गया और उत्तर पश्चिमी पोलैंड का अधिकांश भाग जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घरों और संपत्तियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पोलिश बुद्धिजीवियों के सदस्यों की बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। आर्यों की तरह दिखने वाले पोलिश बच्चों को उनकी माताओं से जबरन छीन लिया गया और फिर जाति विशेषज्ञों द्वारा उनकी जांच की गई। नाजी जर्मनी में युवा यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर को देश के युवाओं में काफी दिलचस्पी थी। तब स्कूलों की सफाई की गई। जर्मनों और यहूदियों को एक साथ बैठने या खेलने की अनुमति नहीं थी। 1940 के दशक में यहूदियों को गैस चैम्बरों में ले जाया गया। तब नस्ल के नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्लीय विज्ञान का भी परिचय दिया गया। बच्चों को वफादार और विनम्र होना, यहूदियों से नफरत करना और हिटलर की पूजा करना सिखाया गया। युवा संगठन जर्मन युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार थे। 14 साल की उम्र में लड़कों को नाजी युवा संगठन में शामिल होना पड़ा, जहां उन्हें युद्ध की पूजा करना, आक्रामकता और हिंसा का महिमामंडन करना, लोकतंत्र की निंदा करना और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और उन सभी से नफरत करना सिखाया गया, जिन्हें अवांछनीय अनडिजायरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बाद में वे 18 साल की उम्र में श्रम सेवा में शामिल हो गए और सशस्त्र बलों में सेवा की और नाजी संगठनों में से एक में प्रवेश किया। फिर 1922 में नाजियों की यूथ लीग की भी स्थापना की गई थी। मातृत्व की नाजी पंथ नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी जर्मनी में बच्चों को बताया जाता था कि महिलाएं पुरुषों से अलग होती है। लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और मजबूत दिल वाला होना सिखाया गया और लड़कियों को अच्छी मां बनने और शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों को पालने के लिए कहा गया। लड़कियों को नस्ल की पवित्रता बनाए रखनी थी, यहूदियों से दूरी बनानी थी, अपने घर की देखभाल करनी थी और अपने बच्चों को नाजी मूल्यों की शिक्षा देनी थी। लेकिन सभी माताओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने वालों को ऑनर्स क्रॉस प्रदान किया गया। 4 बच्चों के लिए कांस्य क्रॉस, 6 के लिए चांदी और 8 या अधिक के लिए सोना। और जिन महिलाओं ने यहूदियों, डंडों और रूसियों के साथ संपर्क बनाए रखा, उनका सिर मुंडकर, उनके चेहरे काले करके और गले में तख्तियों के साथ मैंने राष्ट्र के सम्मान को कलंकित किया है की घोषणा के साथ पूरे शहर में घुमाया गया।
प्रचार की कला, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। नाजियों ने सामूहिक हत्याओं को विशेष उपचार, अंतिम समाधान, यहूदियों के लिए इच्छा मृत्यु, विकलांगों के लिए चयन और कीटाणुशोधन करार दिया। तब निकासी का मतलब लोगों को गैस चैम्बरों में भेजना था। गैस कक्षों को कीटाणुशोधन क्षेत्र के रूप में लेबल किया गया था और वे नकली शावहेड से सुसज्जित बाथरूम की तरह लग रहे थे। दृश्य चित्रों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और पर्चे के माध्यम से नाजी विचारों का प्रसार किया गया। रूढ़िवादी यहूदियों को रूढ़िवादी और चिन्हित किया गया था और उन्हें कीड़े, चूहे और कीट कहा जाता था। नाजियों ने आबादी के सभी अलग अलग वर्गों से अपील करने के लिए समान प्रयास किए और उन्होंने ये सुझाव देकर अपना समर्थन हासिल करने की कोशिश की कि अकेले नाजी ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साधारण लोग और मानवता के खिलाफ अपराध। लोग दुनिया को नाजी नजरों से देखने लगे और अपनी नाजी भाषा बोली। वे यहूदियों के प्रति घृणा और क्रोध को महसूस करते थे और वास्तव में मानते थे कि नाजीवाद समृद्धि लाएगा और सामान्य कल्याण में सुधार करेगा। पादरी निमोएला ने नाजी साम्राज्य में किए गए क्रूर और संगठित अपराधों के खिलाफ सामान्य जमनों के बीच एक अनोखी चुप्पी का विरोध किया। शार्लोट बेराट की किताब, जिसे द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, वर्णन करती है कि कैसे यहूदी स्वयं उनके बारे में नाजी रूढ़ियों में विश्वास करने लगे थे। प्रलय के बारे में ज्ञान, नॉलेज ऑफ हॉलोकॉस्ट। फिर आखिरकार युद्ध समाप्त हो गया और जर्मनी हार गया। जबकि जर्मन अपनी दुर्दशा में व्यस्त थे, यहूदी चाहते थे कि दुनिया उन अत्याचारों और कष्टों को याद रखे जो उन्होंने नाजी हत्या अभियानों के दौरान सहे थे, जिसे प्रलय भी कहा जाता है। जब वे युद्ध हार गए तो नाजी नेतृत्व ने कार्यालयों में उपलब्ध सभी आपत्तिजनक सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने पदाधिकारियों को पेट्रोल भी वितरित किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।